जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। साथियों, आज हम स्टार्ट एक ऐसे विषय का करने जा रहे हैं जो प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथियों, आज हम इतिहास का जो है सेकेंड पार्ट मेडाइवल हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, मध्यकालीन भारत। साथियों, हम जानेंगे कि मध्यकालीन भारत क्या है, इसमें किन राजाओं के वंशज के बारे में पढ़ेंगे, किन शासकों के वंशज के बारे में पढ़ेंगे। ये सभी बातें हम देखेंगे और परीक्षा उपयोगी जो फैक्ट होंगे उसको बताएंगे। मध्यकालीन भारत शुरुआत करने से पहले आपके जहन में ये आता है कि मध्यकालीन भारत को शुरुआत हम कहाँ से करें। साथियों, मध्यकालीन भारत की शुरुआत हम कहाँ से करें, किस से करें, क्योंकि हमें प्रतियोगी परीक्षा के लिए पढ़ना है, हमें पीएचडी के लिए नहीं पढ़ना है, हमें एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ना है, वो हम जानेंगे। तो आइए हम आप लोग को मध्यकालीन भारत की शुरुआत हम कैसे करें इस पे हम बातें करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। का इतिहास। साथियों, मध्यकालीन भारत का इतिहास अध्ययन के सुविधा के लिए हम 3 भागों में विभाजित किए हैं। 3 चरणों में हम इसको पढ़ेंगे अपने अध्ययन की सुविधा के लिए। तो चलिए, पहला जो चरण होगा साथियों, पूर्व मध्यकाल। इसको पढ़ेंगे हम पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल। उसके बाद हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत। और फिर मुगल साम्राज्य। मध्यकालीन भारत को अध्ययन की सुविधा में के लिए हमने 3 चरण में बांटे। एक पूर्व मध्यकाल, दूसरा दिल्ली सल्तनत और मुगल काल। साथियों, हम इसका काल देखते हैं, कितना टाइम पीरियड तक ये सभी का शासन रहा। तो चलिए इसका हम काल देखते हैं। पूर्व मध्यकाल के बारे में 712 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक को इतिहास जो है पूर्व मध्यकाल में आएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे 1206 से लेकर 1526 तक, 26 ईस्वी तक का जो इतिहास होगा वो दिल्ली सल्तनत होगा। इसमें प्रमुख वंशज कौन कौन से शासन किए उसके बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा जो है 1526 से लेकर 1706 तक ईस्वी तक शासन रहा। साथियों, पूर्व मध्यकाल में 712 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक पढ़ेंगे और दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी तक,
और मुग़ल साम्राज्य 1526 से 1706 ईस्वी तक हम जानेंगे। इसमें जानेंगे कि कौन कौन से वंशज भारत पे शासन किया। साथियों, 712 से जो पहले का इतिहास था वो प्राचीन भारत था। उसमें कुछ भाग चल रहा है और चलता रहेगा, आप लोग ज़रूर देखें। आज बात करेंगे हम मध्यकालीन भारत के पढ़ने के तरीके। तो साथियों, हम बात करते हैं कि पूर्व मध्यकाल में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। तो पहला है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, सॉरी यहाँ थोड़ा साहित्यिक स्रोत। पहला जो है मध्यकालीन भारत जानने के लिए हमको साहित्य को देखना बहुत ज़रूरी है। साहित्यिक स्रोत में उस समय का जो विद्वान शासनकाल, जिसके शासनकाल में आया, उसने जो इतिहास लिखा, उस पुस्तक, उस साहित्य के माध्यम से हम मध्यकालीन भारत को जानेंगे। तो साहित्यिक स्रोत में हम बात करेंगे तो इसमें दो सोर्स हैं। एक सल्तनतकालीन स्रोत, जो सल्तनत काल में पुस्तक लिखी गई है, और एक मुग़ल कालीन स्रोत। साथियों, हम साहित्यिक स्रोत में दो सोर्स हम लेंगे। सल्तनत कालीन स्रोत और एक मुग़ल कालीन स्रोत। साथियों, हम इसमें दो सोर्स को हम इस्तेमाल करेंगे, एक सल्तनत कालीन, एक मुग़ल कालीन। एक दिल्ली सल्तनत में वो राजा जिनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई है, उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे दिल्ली सल्तनत में तुगलक में रेहला, जो इब्न बतूता लिखा था, चचनामा का बात करेंगे, उससे भी मध्यकालीन साहित्य का बात करेंगे। अलबरूनी द्वारा जो लिखी गई ग्रंथ है उसके बारे में पढ़ेंगे। और मुग़ल कालीन साहित्य में जैसे बाबरनामा, अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया, उसके द्वारा हम मध्यकालीन भारत को जान सकते हैं। उसके बाद सबसे प्रमुख जो चीज़ आई पूर्व मध्यकाल में, वो है इस्लाम। ये इस्लाम धर्म का उदय, इस्लाम धर्म का उदय। उसके बाद जो है अरबों का आगमन, इसी में पढ़ेंगे। अरबों का आगमन। उसके बाद हम पढ़ेंगे तुर्कों का आगमन। तुर्कों का आगमन। साथियों, पूर्व मध्यकाल में हम साहित्यिक स्रोत के बारे में भी जान सकते हैं। मुख्य रूप से इस्लाम धर्म का इस समय, इससे पहले उदय हो चुका था, और इसी के प्रसार के लिए कुछ विदेशी आक्रांताओं ने इस मुल्क पे धर्म प्रचार के लिए भी यहाँ पे आक्रमण किया। इस बारे में भी, इस पर्पस से भी बहुत से
शासकों का इतिहास पढ़ेंगे। उसके बाद अरबों का आगमन हुआ। देखिए साथियों, ये जितने भी आक्रमणकारी थे सभी खाड़ी प्रदेश के थे, सभी रेगिस्तानी प्रदेश के थे। वहाँ सिर्फ बालू था, लेकिन उस समय इस मुल्क जो हमारा देश था काफ़ी समृद्ध था। यहाँ खाने पीने का बहुत से जरिया था, परंतु इस क्षेत्र में सिर्फ बालू ही बालू था, रेगिस्तान था। तो ये लोग अपना रोजगार के लिए, अपना जीविका के लिए भारत की ओर आक्रमण करने की कोशिश की और उसमें शायद वो लोग सफल रहे। और हम भारतीयों, अभी तक का इतिहास है हम लोग भारतीय हिंदुस्तानियों का, कि आज तक हम लोग किसी देश पे आक्रमण या उस तरह का काम नहीं किए हैं सदियों से। भले हमारा संपत्ति, हमारा धन दूसरे कोई लूट के ले गया और इसका बेनिफिट्स भी उठाया, लेकिन हम भारतीयों के पास ये चीज़ नहीं है। हमने शरण देने का काम किया, शरण लेने का काम नहीं किया है। लेकिन ये लोग जो है अपने जीविका लूटने के लिए इस देश पे आक्रमण किया। तुर्क अरबों का आक्रमण, सबसे पहले अरब आक्रमण किया था। पूछा जाता है सबसे पहले भारत पर कौन आक्रमण किया था 712? तो मोहम्मद बिन कासिम, ये जो था अरब के ही थे, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं था। अभी वो शक्तिशाली हो गया कि टेक्नोलॉजी है तो वहाँ तेल निकाला जा रहा है, बेचा जा रहा है, बट उस समय कुछ नहीं था वहाँ। वो सब था कि लूटना है और खाना है। उसके बाद तुर्क आया। तुर्क में बात करेंगे तो तुर्क में मोहम्मद गजनवी, गौरी, ये सभी उस समय आगमन हुआ, जिसमें ये सब भी इस देश को लूटा। गौरी सोमनाथ मंदिर को तो कई बार लूट चुका था, लगभग 25 बार, 1026 ईस्वी। उसके बाद इसी में पढ़ेंगे जो तुर्क मोहम्मद गौरी के साथ तराइन का युद्ध हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान एक बार तराइन के प्रथम युद्ध में जीते और द्वितीय में हार चुके थे। इनके गुरु थे चंद्रबरदाई। एक किदवंती भी है कि जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया था तो पृथ्वीराज चौहान शब्द वेदी बाण जानता था, तो मोहम्मद गौरी को बहुत ही शौक़ था सीखने का, तो उसको मैदान में ले गया और मोहम्मद गौरी ने कहा, चौहान तुम मुझे शब्द वेदी बाण सिखाओ। तो उनके साथ उनके गुरु चंद्रबरदाई भी थे। उसने कहा, जब बाण सिखाने के क्रम में, तो चंद्रबरदाई का एक कथन है कि 4 बाँस 24 गज, अंगुल अष्ट परमान, एथी पर सुल्तान है, मत चुको तौहान। साथियों, इसका कहने का मतलब कि 4 बाँस और 24 गज की दूरी पर सुल्तान खड़ा है और तुमको सिखाने क्या बोल रहा है, तुम खुद यही समय है कि मारो। और उसके बाद मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई और फिर चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान एक दूसरे को सिर काट के वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन ये किदवंती है, लेकिन यहाँ के जो इतिहास में है उसको नहीं पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ दूसरा तरीका से डिफाइंड किया गया है इतिहास के मुताबिक, तो इसमें हम जब आएंगे तो बात करेंगे। अब हम दिल्ली सल्तनत की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत में 5 या 6 राजवंश के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला राजवंश होगा गुलाम वंश। गुलाम वंश का साथियों शासनकाल रहा 1206 से 1290 तक, 1290 ईस्वी तक। इसमें हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश का इतिहास पढ़ेंगे और इनका जो है स्थापत्य कला में क्या योगदान रहा उसके बारे में जानेंगे। इल्तुतमिश गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का निर्माण किया। उसका पूरा कार्य इल्तुतमिश किया। फिर रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे।
उसके बाद हम जो है फिर इसी में बलवनी वंश, बलवन के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे खिलजी वंश। खिलजी वंश, खिलजी वंश में 1290 से लेकर 1320 तक ईस्वी तक कार्यकाल रहा। खिलजी वंश का जो कार्यकाल 1290 से 1320, इसमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। इसकी बाजार नियंत्रण व्यवस्था को पढ़ेंगे। सबसे क्रूर ये भी था, हिंदू विरोधी था, मूर्ति भंजक था। ये सभी चीज़ों के बारे में अलाउद्दीन खिलजी कैसे अपने चाचा की हत्या करके जो है दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा, उसका हम इतिहास पढ़ेंगे। उसके बाद तुगलक वंश, तुगलक वंश, तुगलक वंश में हम पढ़ेंगे 1320 से लेकर 1413 तक। तुगलक वंश 1320 से 1413 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत में सबसे पढ़ा लिखा लेकिन सबसे मूर्ख वाला काम करने वाला पागल बादशाह, इन्हीं का नाम जूना खां भी है। ये अपने पिता की हत्या एक लकड़ी महल बना के बंगाल विजय कर में स्वागत में बनाया, उसी में महल में को गिराकर हत्या कर दिया। और इनका सबसे विवादास्पद काम था कि दिल्ली को राजधानी परिवर्तन। एक बार दिल्ली को दौलताबाद दक्षिण भारत की और राजधानी परिवर्तन किया और पैदल सबको वहाँ ले गया। ये कहा जाता है, कुछ विद्वानों ने कहा, एक विद्वान ने, कि दिल्ली में एक कुत्ता से बिल्ली तक ना बचा था, ऐसा राजधानी परिवर्तन का दंश था। ये हालात किए थे मोहम्मद बिन तुगलक। इन्हीं के दौर में पूछा जाता है क्वेश्चन, इब्न बतूता मोरक्को के यात्री भारत की यात्रा किए। तो ये हम इनकी भी इतिहास को जानेंगे। तीसरा हम पढ़ेंगे, चौथा पढ़ेंगे हम सैयद वंश। सैयद वंश, खिज खां, ये 1413 से लेकर 1451 ईस्वी तक इसका पढ़ेंगे, सैयद वंश का। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोदी वंश, बहलोल लोदी वंश। लोदी वंश का जो शासनकाल रहा 1451 से 1526 तक ईस्वी तक। साथियों, लोदी वंश के बाद दिल्ली सल्तनत का कारवां ख़त्म होता है और जो है मुग़ल वंश का प्रवेश हो जाता है। साथियों, इसमें 5 वंश ये क्रम पूछता है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। इसका हम डिटेल से हर वंश के बारे में पढ़ाएंगे। उसके बाद हम मुग़ल वंश स्टार्ट करते हैं, जो कि पानीपत की पहली लड़ाई बाबर ने किया था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसी में तुगलकमा युद्ध नीति को अपनाया था। बाबर का जो शासनकाल रहा 1526 से 1530 ईस्वी तक, 1526 से 1530 मुग़ल वंश की नींव बाबर ने ही खड़ा की थी। इसकी डिटेल में हम जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। उसके बाद हुमायूं, ये 1530 से 1540 तक ईस्वी तक पहला फेज रहा। हुमायूं का मतलब होता है सौभाग्यशाली, लेकिन ये सबसे अभाग्यशाली था। इन्हें जिंदगी भर अपने शासनकाल के दौरान भटकना पड़ा। चौसा के युद्ध में ये शेरशाह सूरी से हार गए और जब भागने की कोशिश किया, चौसा के बगल में कर्मनाशा नदी है। कर्मनाशा नदी में ये कवच पहनते हुए शेरशाह शेर खां के डर से
कर्मनाशा नदी में कूद गए। वहाँ एक भिश्ती बोला जाता है कि एक चमड़े का थैला में पानी भरा हुआ था और उसी पर एक नाविक था, या चमड़ा का नाव भी बोल सकते हैं, पानी भरा हुआ। उसी के सहारे जो है, भिश्ती के सहारे वो जो है किसी तरह बच के निकले और सूर्यवंश की नींव इसके बाद खड़ा मतलब सूर्यवंश की नींव स्थापित हुए, जिसमें शेरशाह राजा बने। फिर दोबारा फेज में जब वो आए तो ये अपने पुस्तकालय में, दीन पना नामक पुस्तकालय में सीढ़ियों पर से गिरकर मौत हो गया। इतिहासकार ने कहा कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा, भटकता रहा और लास्ट में लुढ़क के अपना ज़िंदगी को त्याग किया। हुमायूं बहुत ही ज्योतिष पर विश्वास करता था। सप्ताह में 7 दिन में 7 रंग के कपड़े पहनते थे। ये सब भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सूर्यवंश की नींव हुई, सूर्यवंश, शेरशाह सूरी जिसको कहते हैं। इसका किला कहाँ है? सासाराम में 1555 ईस्वी तक रहा। ये शेरशाह सूरी ने भारत के लिए बहुत ही अच्छे काम किए। इनकी मौत जो है कालिंजर अभियान में बारूद फेंकने के क्रम में दीवार से बारूद टकरा जाने से इनकी डेथ हो गई। लेकिन इस दरमियान ये बहुत से काम किए जो आज भी वो काम दिखता है। चाहे रोड के किनारे ब्रिज हो, चाहे सराय बनाना हो, यात्री शेड बनाने रोड के किनारे, इन्हीं का कंसेप्ट है। ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड बनाने का काम शेरशाह सूरी ने ही किया था। फिर शेरशाह सूरी के जाने के बाद फिर हुमायूं यहाँ पे आया। हुमायूं ये 1555 से लगभग 56 तक रहा। उसके बाद अपना पुत्र अकबर को बैरम खां की मदद से ये शासन पे आए। अकबर का शासनकाल रहा 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर का। मुगल वंश में सबसे कर्मठ काम करने वाला शासक, महान शासक, विश्व स्तर पर इसने महानता का मिसाल पेश किया। इनके समय बहुत हिंदू मुसलमान दोनों के लिए काम हुआ। इनका फेमस जजिया कर को समाप्त करना, दीन इलाही धर्म, बहुत ऐसे काम किए। और सबसे मूर्ख लेकिन प्रशासनिक में प्रशासन भी इसका बहुत बेटर रहा, निपुण रहा अकबर। इसीलिए इसे अकबर महान कहा जाता है। कम उम्र में ये गद्दी पर आए और महानता का शिखर कायम किया। इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। अकबर के बाद आया जहांगीर इन्हीं का पुत्र था। 1605 से आया ये 1627। साथियों, जहांगीर चित्रकला का काफ़ी शौकीन था। उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। 1605 से 1627 तक इसका शासनकाल रहा। उसके बाद शाहजहाँ आया। ये 1627 से 1628 से 1658 तक रहा, ईस्वी तक रहा। ये भी सिख गुरु को हत्या ये किए थे, तेग बहादुर को ये जहांगीर ये पूछा जाता है। और शाहजहाँ 1628 से 1658 तक इनको स्थापत्य कला के रूप में ताजमहल, लाल किला जैसे इमारत का निर्माण ये करवाए शाहजहाँ ने। इन्हीं का पुत्र औरंगजेब हुआ। औरंगजेब इनका शासन रहा 1658 से 1706 तक।
ईस्वी तक, 1707 ईस्वी तक। साथियों, शाहजहाँ जाने के बाद औरंगजेब का शासन रहा लगभग 1658 से 1760। ये बहुत ही क्रूर था, हिंदू के कट्टर था, ये मूर्ति भंजक भी था। इसके बाद मुग़ल की नींव लगभग धीरे धीरे समाप्त हो गई। तो ये रहा बाबर, हुमायूं, यहाँ होगा अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब। ये क्रम पूछता है। बीच में शेरशाह सूरी का शासन काल रहा। साथियों, ये सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। उसके बाद हम इसी में पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन, उसके बाद सूफी आंदोलन और उसके बाद विजयनगर साम्राज्य। ये सभी भी हम जो है मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे। भक्ति आंदोलन में जब अंधविश्वास, रूढ़िवादिता जब समाज में आ गया तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ, जिसके प्रणेता रामानंद ये थे। इनके 12 शिष्य दादू दयाल, कबीर, ये सब का भी किरदार हम पढ़ेंगे। रैदास, इसके बारे में भी हम जानेंगे कि इसने समाज के लिए क्या दिया, कैसे रूढ़िवादी विचारधारा को दूर किया, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। कबीर, फिर सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, सुहरवर्दी के बारे में जानेंगे। विजयनगर साम्राज्य, जिसे जीत का शहर हरिहर एवं बुक्का कृष्णदेव राय का भी यहाँ इतिहास को हम जानेंगे। ये साउथ हिस्ट्री में है। इसमें भी कुछ वंश है, संगम वंश के बारे में भी जानेंगे। ये मुग़ल काल या मुग़ल का इतिहास और सल्तनत का इतिहास मध्यकालीन भारत में हम पढ़ेंगे। इसकी शुरुआत इस तरह से करेंगे तो आसान लगेगा और परीक्षा उपयोगी जो फैक्ट होगा वो काफ़ी आपको यहाँ से दिया जाएगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पहला साहित्यिक स्रोत से। ज़रूर मेरा वीडियो को देखिए, काफ़ी मेहनत से इस पे काम करेंगे ताकि एक भी फैक्ट परीक्षा उपयोगी नहीं छूटेगा। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। गुड नाइट।